गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का अर्थ, परिभाषाएं, लाभ व हानि का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम श्रम प्रबंध के बारे में एक और महत्वपूर्ण विषय बोनस की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम बोनस की अवधारणा से अभिप्राय, जीवन निर्वाह योग्य वेतन, घाटे के उद्योग एवं बोनस की व्यवस्था, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बोनस की अवधारणा को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस, बोनस की अवधारणा। साधारणतः अधिलाभांश या बोनस से अभिप्राय उस धन राशि से है जो श्रमिक को नियत मजदूरी के अतिरिक्त प्रेरणा स्वरूप प्रदान की जाती है। बोनस नगद अथवा अंशों के रूप में दिया जा सकता है। सहभागिता का आधार अंश रूपी बोनस ही होता है। आधुनिक समय में बोनस को श्रमिकों की स्थगित मजदूरी माना गया है, जिसकी वे अपने मालिकों से अधिकार पूर्वक मांग कर सकते हैं। उनके इस अधिकार को न्यायालयों द्वारा वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसे सामाजिक न्याय पर आधारित श्रमिकों का अधिकार माना गया है। इस दृष्टिकोण से श्रमिकों को बोनस का भुगतान मालिकों की इच्छा पर आधारित नहीं है। उद्योग का लाभ श्रम तथा पूंजी के संयुक्त प्रयासों का फल है। अतः पूंजी को जिस प्रकार उद्योग के लाभ में हिस्सा मिलने का अधिकार है, उसी प्रकार श्रम को भी उद्योग के लाभ को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक समय में बोनस को स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थगित मजदूरी समझा जाता है जो श्रमिकों को अदा की जाती है तथा श्रमिकों द्वारा रोजगार की शर्तों के अनुसार अपने अधिकार के रूप में मांगी जा सकती है। जिन परिस्थितियों के अंतर्गत वर्तमान उद्योग कार्य करते हैं, उनमें बोनस श्रमजीवियों का एक वैधानिक अधिकार समझा जाने लगा है, जिसको कि वे कुछ परिस्थितियों में मालिकों से दावे के रूप में मांग सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन मिलना चाहिए। अतएव जब तक श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन नहीं मिलता, तब तक जीवन निर्वाह योग्य वेतन तथा वर्तमान वेतन के अंतर को पूरा करने वाले धनराशि को बोनस माना जाना चाहिए। जीवन निर्वाह योग्य वेतन के मुख्य 4 लक्षण हैं। पहला है शिष्ट जीवन स्तर बताने योग्य वेतन। ये निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है: उत्तम आहार, सामयिक एवं मौसम के अनुसार वस्त्र, अच्छा मकान, परिवार के भरण पोषण के उपरांत समाज में मिलने जुलने के लिए आवश्यक धनराशि की उपलब्धि, बच्चों को उत्तम शिक्षा देने की क्षमता, शिष्ट समाज में विभिन्न ऋतुओं में उपभोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे पंखा, हीटर आदि, समाज में मिलने जुलने के लिए सवारी की व्यवस्था जैसे साइकिल, स्कूटर। परंतु यहाँ शिष्ट जीवन स्तर का अर्थ समाज के उच्च वर्ग के स्तर से नहीं है। दूसरा है अवकाश का संपूर्ण उपभोग। आज का श्रमिक अवकाश का अर्थ प्रतिदिन की नौकरी पर न जाना मात्र मानता है। वास्तव में अवकाश के उपभोग के लिए यह आवश्यक है कि सप्ताह के अंत में श्रमिक अपने परिवार के साथ दैनिक निवास स्थान को छोड़कर अपने शरीर व मन दोनों को विश्राम दे सके। बड़ी छुट्टियों में पर्यटन की व्यवस्था संपन्न होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में अवकाश के संपूर्ण उपभोग के लिए मासिक वेतन के अतिरिक्त ऐसी धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए जिसका उपभोग इन कार्यों के लिए किया जा सके। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक अवसरों का उपभोग। शिष्ट जीवन स्तर के लिए सामाजिक अवसरों का उपभोग भी आवश्यक है, जैसे विवाह उत्सव मनाना, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना आदि। नेक्स्ट है सांस्कृतिक अवसरों का उपभोग। भारतीय संस्कृति में तीज त्योहारों का विशेष महत्व है। आज का श्रमिक त्योहारों की खुशी से नहीं मना सकता, क्योंकि गगनचुंबी मूल्य स्तर के कारण वह अपनी दैनिक आवश्यकता तक को पूरा नहीं कर सकता। अतः बोनस की राशि इतनी अवश्य होनी चाहिए कि श्रमिक सांस्कृतिक अवसरों का उपभोग कर सके। अतः स्पष्ट है कि बोनस श्रमिकों का वार्षिक वेतन है, जिसका उपयोग वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिए होता है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रकाशित बोनस मीमांसा के अनुसार शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश के उपभोग एवं सामाजिक व सांस्कृतिक अवसरों के उपभोग के लिए श्रमिकों का मासिक वेतन पर्याप्त नहीं है। ऐसी दशा में बोनस रूपी वार्षिक वेतन ही श्रमिकों का भत्ता है। अब हम घाटे के उद्योग एवं बोनस का भुगतान को देख लेते हैं। योजना में प्रकाशित अपने एक लेख में श्री महेंद्र प्रताप ने लिखा है कि यदि श्रमिक उद्योग तथा उत्पादन की रीढ़ है, तो पूंजी भी उद्योगों का प्राण है।
जिसके बिना उद्योग एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। उद्योगों में घाटा होने पर बोनस का भुगतान या तो घाटे की अर्थव्यवस्था के द्वारा ऋण लेकर उसकी पूर्ति हो सकती है, अथवा पूंजी के अंश को घटाकर उससे भुगतान किया जा सकता है। यदि उद्योग में लगातार घाटा होता रहे और लगातार ऋण भी लेता रहे, तो ये क्षय के रोग की भांति एक दिन उसका प्राणांत हो जाएगा। सार्वजनिक उद्योगों में प्राय बड़े घाटे होते हैं। घाटे की धनराशि और बोनस की देय धनराशि भुगतान उस स्थिति में सरकारी राजस्व के अन्य स्रोतों के द्वारा पूरा किया जाएगा। परिणामतः उत्पादन के ह्रास, मुद्रा प्रसार, मुद्रा के वास्तविक मूल्य में गिरावट, महंगाई बढ़ना, निर्यात घटना आदि अवगुण उत्पन्न होकर सतह पर आ जाएंगे। अतः घाटे के उद्योगों में बोनस देना अहितकर प्रतीत होता है। श्री महेंद्र प्रताप के सुझाव अनुसार बोनस को उद्योग के लाभ के साथ जोड़ देना ही उचित एवं तर्कसंगत होगा। तभी विनियोग, उत्पादन एवं लाभ के मध्य आर्थिक तथा फलदायी तारतम्य की स्थापना हो सकेगी। अब हम बोनस की अवधारणा व विकास को देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय सेवा योजक औद्योगिक श्रमिकों को प्राय त्योहार आदि पर भेंट या बख्शीश के रूप में कुछ अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया करते थे, किंतु नियमित रूप से बोनस भुगतान की प्रथा का प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में हुआ, जबकि अनेक उद्योगों को खुशहाली का अनुभव हुआ। जुलाई 1917 में बंबई तथा अहमदाबाद के मिल मालिकों ने अपने श्रमिकों को युद्ध बोनस देना स्वीकार किया, किंतु युद्धोत्तर काल में जब तेजी समाप्त हो गई तो मिल्क मालिकों ने बोनस का भुगतान भी बंद कर दिया। परिणामतः एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गया तथा उसे सुलझाने के लिए एक बोनस विवाद समिति नियुक्त की गई। समिति ने बोनस भुगतान को श्रमिकों का कानूनी अधिकार स्वीकार नहीं किया, किंतु समिति ने इस बात को स्वीकार किया कि चूंकि श्रमिक बोनस को एक स्थगित मजदूरी मानते थे, अतः समानता के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता था। इस प्रकार बोनस को काफी समय तक श्रमिकों को न्याय एवं समानता के सिद्धांत पर उन्हें किए गए एक अनुग्रह अदायगी भुगतान के रूप में लिया गया। द्वितीय महायुद्ध की अवधि में युद्धकालीन बोनस का आशय ऐसे भुगतानों से था जो युद्ध के दौरान अर्जित अतिरिक्त लाभ में से मजदूरों को दिया जाता था। तब तक भी बोनस का दावा एक कानूनी अधिकार नहीं था, केवल उसे श्रमिकों को संतुष्ट रखने की दृष्टि से न्याय, तर्क और सद्भावना के सिद्धांत के आधार पर स्वीकार किया गया था। अब ये स्थिति तब तक चलती रही जब तक इस प्रश्न पर बंबई उच्च न्यायालय ने यह सुझाव नहीं दे दिया कि बोनस की मांग श्रमिकों का अधिकार माना जाना चाहिए। अब हम बोनस भुगतान अधिनियम 1965 को देख लेते हैं। बोनस भुगतान अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला है अधिनियम का क्षेत्र। यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है। ये उन प्रत्येक औद्योगिक संस्थानों में लागू होता है जिनमें किसी लेखा वर्ष के दौरान 20 या इससे अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। किसी निगम के संदर्भ में लेखा वर्ष का अभिप्राय वर्ष की उस समाप्ति से है जब खातों को बंद कर नए खाते खोले जाते हैं। इसी प्रकार किसी कंपनी के संदर्भ में लेखा वर्ष का अभिप्राय वर्ष की उस समाप्ति से है जब कंपनी के लाभ हानि के हिसाब को कंपनी की सामान्य मीटिंग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अन्य स्थितियों में लेखा वर्ष का अभिप्राय 1 अप्रैल से प्रारंभ होना वाले वर्ष से है। अब हम बोनस का भुगतान देख लेते हैं। बोनस का भुगतान अधिनियम के अनुसार प्रत्येक मालिक अपने कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस के भुगतान के लिए उत्तरदायी है जिन्होंने लेखा वर्ष के अंतर्गत कार्य किया है। बोनस का भुगतान निर्धारित अधिशेष के स्थान पर उत्पादन उत्पादकता से जुड़े हुए एक अन्य फार्मूले के अनुसार नियोक्ता एवं मजदूरों के बीच आपसी समझौते के द्वारा किया जा सकता है। भुगतान के लिए अपनाई जाने वाली कोई भी अन्य पद्धति नियम के विरुद्ध होगी। इस नियम के कुछ अपवाद हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। पहला है, ये अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होता सिवाय उनके जो निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतियोगिता कर रहे हों। ये अधिनियम लाभ के लिए काम न करने वाले संस्थाओं जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और विभागीय उपक्रम आदि पर भी लागू नहीं होता, यद्यपि ये सभी बैंकों पर लागू होता है। दूसरा अपवाद है इसका, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 32(4) के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के किसी विभाग तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित उद्योगों में लगे हुए कर्मचारी इस भुगतान के अंतर्गत नहीं आते। यद्यपि रेल, डाकतार और कुछ रक्षा संस्थानों तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थाओं के कर्मचारी
को उत्पादन संबंधी बोनस देने का फैसला किया गया है। रेल, डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है, परंतु अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए ये योजना विचाराधीन है। अब हम इस नियम के अंतर्गत कौन कौन से श्रमिक अधिकारी होते हैं उनको देख लेते हैं। बोनस पाने के अधिकारी श्रमिक, ऐसा कोई भी कर्मचारी अपने मालिक से बोनस पाने का अधिकारी है जो लेखा वर्ष के अंतर्गत कम से कम 30 दिन काम कर चुका है और जिन्होंने 1600 रुपये मासिक तक का वेतन या मजदूरी मिलती है। किंतु यदि उनकी सेवाओं को जालसाजी, उत्तेजक व्यवहार, धोखा अथवा गबन के अपराध में समाप्त कर दिया गया है तो उसे किसी प्रकार का बोनस पाने का अधिकार नहीं होगा। वर्ष 1985 में अधिनियम में संशोधन करके सरकार ने बोनस की अदायगी के लिए कर्मचारियों की मासिक आय की सीमा 1600 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी है। यद्यपि 1600 रुपये से 2500 रुपये के बीच मजदूरी या वेतन पाने वालों को 1600 रुपये मासिक वेतन पाने वालों के समान ही बोनस मिलेगा। अब हम इस अधिनियम का नेक्स्ट बिंदु बोनस में कटौती या बोनस से कटौती को देख लेते हैं। अधिनियम के अनुसार यदि कर्मचारी ने लेखा वर्ष के अंतर्गत पूरा काम नहीं किया है तो उसी अनुपात में उसके बोनस की कटौती की जा सकती है। किंतु यदि कर्मचारी किसी समझौते, सवेतन अवकाश या मातृत्व अवकाश में है तो उन दिनों की अनुपस्थिति के दिनों से इसे नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कर्मचारी को पूजा बोनस या किसी अन्य प्रकार का प्रथागत बोनस दिया गया है तो उसकी कटौती की जा सकती है। बोनस का भुगतान नकद में किया जाना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को भुगतान नहीं किया गया है तो वह इस संबंध में सरकार से सहायता ले सकता है। नेक्स्ट बिंदु है निरीक्षण व दंड व्यवस्था। अधिनियम के आदेशों का विधिवत पालन कराने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की भी व्यवस्था है तथा उल्लंघन की दशा में 6 माह का कारावास या 1000 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों किए जा सकते हैं। बोनस संबंधी किसी भी मामले की सुनवाई केवल प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से छोटे न्यायालय में नहीं हो सकती है। नेक्स्ट बिंदु है बोनस अधिनियम का क्रियान्वयन। बोनस भुगतान अधिनियम आज देश के अनेक उद्योग धंधों में लागू है। कोयला खानों में इस योजना को कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1948 के अंतर्गत शुरू किया जा चुका है। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम तथा पूर्वी बंगाल में ये योजना सफलतापूर्वक चल रही है। असम में साप्ताहिक आधार पर नियुक्त श्रमिकों के लिए प्रति सप्ताह बोनस दिया जाता है। जो श्रमिक मानसिक आधार पर कार्य करते हैं उन्हें महीने के आधार पर बोनस दिया जाता है। इस प्रकार आज हमने बोनस की अवधारणा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम श्रम के शोषण पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।